हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल सीबीसीडी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और आप सभी को पता है कि जब भी मैं आता हूं तो सोशल साइंस की वीडियोस लेके आता हूं। आपके इकोनॉमिक्स की पूरी बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सिलेबस ओवर हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जा चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और उसको देखिए। अब हम बढ़ चुके हैं सिविक्स की तरफ। सिविक्स में आपका पहला चैप्टर पावर शेयरिंग हो चुका है और ऑफ कोर्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फेडरलिज्म। राइट, सवाल यह है कि सर फेडरलिज्म है क्या और इसमें पढ़ना क्या है। यहाँ पे गलती से चैप्टर 3 लिखा गया है, इट शुड बी चैप्टर 2 फिलहाल तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिए। ठीक है, फेडरलिज्म की अगर आप बात करेंगे तो भाई अभी आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपको एक चीज समझ में आई कि मेजॉरिटिज्म फॉलो करने से बढ़िया है कि पावर्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट पावर शेयरिंग किस तरह से की जाए या पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री में किस तरह से, किस टाइप की पावर शेयरिंग है, उसका फॉर्म क्या है, वही तो अपने आप में फेडरलिज्म है। द टाइप्स ऑफ शेयरिंग द पावर इट विल बी नोन एज फेडरलिज्म। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग को किस तरह से किया जाए, कौन सी कंट्री में किस तरह का पावर शेयरिंग है, क्या सभी जगह इक्वल पावर शेयरिंग होती है, नहीं होती है तो फिर कैसी पावर शेयरिंग होती है, सवाल ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किसी भी कंट्री में जो पावर शेयरिंग होती है क्या वो इक्वल होती है, अनइक्वल होती है, प्लस इंडिया में कैसी है, यूएसए में कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी हेजिटेशन के आ जाते हैं और सबसे पहला ही टॉपिक उठाते हैं, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है क्या आपके अकॉर्डिंग भाई, फेडरलिज्म क्या है। तो चलिए देखते हैं फेडरलिज्म क्या है। वैसे तो मोटी मोटा आपको समझ में आया होगा, बट इसको अब डिटेलिंग करते हैं। ध्यान से अगर देखें तो अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा है। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रिड्यूस कर दी और रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी। इससे पहले भी इस रीजनल गवर्नमेंट, जिसे आप स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट थी ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी पहले भी बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट थी, बट उनका रोल और पावर लिमिटेड था। क्योंकि क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके रोल, उनकी पावर्स को विड्रॉ कर सकती थी, चेंज कर सकती थी। लेकिन जब 1993 में हालात सुधर नहीं रहे थे तो उन्होंने जब चेंज किया तो उन्होंने क्या किया, रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया गया और बोला गया कि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं की जाएंगी, दे आर इंडिपेंडेंट, मोस्ट ऑफ द पावर्स आर गिवन टू देम। सो इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट दैट मच पावरफुल कि वो उनको कंट्रोल कर सके। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जब तक केवल सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, इस केस में ये यूनिटरी हो गया। यूनिटरी हो गया कि मतलब स्टेट से क्या कह रहे हैं कि तुम काम चलाओ, हम बताएंगे काम चलाना कैसे है। तो स्टेट के पास पावर नहीं है, वो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, वहीं श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में प्रॉब्लम यही हुई ना कि जो मेजर पावर्स थी वो किसके हाथ में, वहां पे रखा ही गया कि सारी की सारी प्रैक्टिस क्या की गई कि यूनिटरी सिस्टम बना रहे, जहां पे नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। और वहीं तमिल लीडर्स इन द श्रीलंका क्या मांग रहे थे, फेडरल सिस्टम मांग रहे थे। फेडरल ही तो मांग रहे थे कि भाई हमें ऑटोनॉमी दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए जिस रीजन में हम हैं, अगर आप हमें पावर देंगे तो हम अपने लिए कुछ काम कर पाएंगे। बट इनको कहा कि इलेक्शन लड़ो, गवर्नमेंट बनाओ, बट मेन डिसीजन हम लेंगे। जैसे इंडिया की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि दिल्ली में केजरीवाल जी क्या करेंगे, या यूपी में योगी जी क्या करेंगे, या महाराष्ट्र में शिवसेना क्या करेगी, या साउथ इंडिया में कर्नाटका में कांग्रेस क्या करेगी। इसका डिसीजन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। इंडिया में राज्यों के कई सारे डिसीजंस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि फेडरल सिस्टम क्या हुआ। फेडरल सिस्टम इज अ गवर्नमेंट इन विच पावर डिवाइड की जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिकॉग्नाइज किए गए ऐसे बहुत सारे यूनिट, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, पंचायत गवर्नमेंट, वो सारी की सारी होंगी, म्यूनिसिपैलिटी होगी, जिसके बीच में पावर शेयर किया जाएगा। यूजुअली दो लेवल की गवर्नमेंट देखी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में मोस्टली आपको स्टेट और सेंट्रल है, बाद में हमने जोड़ा है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
गवर्नमेंट फॉर द कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे इंडिया की बात करेंगे, देखिए इसमें क्या हो जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजों पे क्या होता है, जब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ चीजों पे ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि ये तो आप ही देखेंगे, क्योंकि आप पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है। तो क्या क्या, डिफेंस, डिफेंस का काम क्या है इनका, फॉरेन अफेयर्स का काम क्या है इनका, राइट। सभी स्टेट्स में होम मिनिस्ट्री देखेंगे, मतलब एक जब होम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे कौन देखेंगे, ये देखेंगे। तो ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस पे रिलेटेड काफी सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, क्योंकि ये हर एक स्टेट तो चला नहीं सकती, ठीक है। एंड द अदर आर द there are the other government at the level of province or state look after the much of day to day एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। और वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो उस स्टेट के अंदर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा जो भी कारोबार है, जो भी डिसीजंस है, लॉ मेकिंग है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, एक्ट हैं, योजनाएं हैं, वो लेके आएंगी। वो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में डेली टू डेली एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, दे कैन नॉट इंटरफेयर, ठीक है। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। तो इन कुछ मैटर्स को छोड़ दिया जाए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ट्रेड वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के सारे पे हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है, वो उस पावर को एंजॉय करती हैं और उस पावर के अकॉर्डिंग डिसीजंस मेकिंग करती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इंडिया का सिस्टम थोड़ा थोड़ा कैसे चलता है और क्या होता है फेडरलिज्म। मतलब बेसिकली इस तरह का देखा जाता है कि ये फॉरेन और डिफेंस दे दिया जाएगा। जैसे जब जम्मू कश्मीर को हमारा स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया, तो उसमें क्या था कि जिन जिन राज्यों को हमने बाद में मिलाया आज़ादी के बाद, उनका ये हुआ कि उनका फॉरेन और डिफेंस हम देखेंगे, बाकी इंटरनल मैटर वो खुद चलाना चाहते हैं। लगभग में सारे राज्यों की यही बात होती है, क्योंकि डिफेंस एक यूनिटी में होना चाहिए, तो ही वो कंट्री वर्क कर पाएगी। अच्छा ठीक है, देखते हैं पूरे वर्ल्ड में फेडरलिज्म का क्या हाल है भाई। आप ध्यान से देखें तो कनाडा, ये पार्ट यूएसए का, यह अलास्का, ठीक है। और जिनको वर्ल्ड मैप नहीं पता तो आज देख लो, आज तुम्हें पता चल जाएगा। ये कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है। ये क्या है भाई, ग्रीनलैंड है, जहाँ पे कुछ भी ग्रीन नहीं है, गॉट इट, ग्रीनलैंड है। फिर ये आपका रशिया है सबसे बड़ा, इसके नीचे ये क्या है, चाइना है। हालांकि देखिए रशिया में भी कम्युनिज्म है, ठीक है, कम्युनिज्म है, और चाइना में भी कम्युनिज्म है, ठीक है। लेकिन रशिया में फिर भी फेडरल पावर मानते हैं कि मतलब लोकल्स को पावर दी गई है। चाइना में यूनिटरी सिस्टम चलता है एक तरह का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर्स को डिवाइड नहीं किया गया है। तो कम्युनिज्म फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि पावर शेयरिंग भी सेम फॉलो करते हैं। आप हर तरह का मेथड ऑफ रूलिंग फॉलो करके भी पावर शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैक्सिको में है, मैक्सिको जानते हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, आपको पता होना चाहिए। यहीं पे वो कैरिबियाई आइलैंड आते हैं, कैरिबियन आइलैंड आ जाते हैं, यहीं पे पनामा लेक आ जाती है। ऐसी छोटी छोटी यहाँ पे बहुत सारी कंट्री हैं जो इसको जोड़ता है साउथ अमेरिका से। यहाँ साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील, उसके बाद है अर्जेंटीना, ये किनारा वाला है आपका चिली। तो यहाँ पे ब्राज़ील और अर्जेंटीना और वेनेजुएला में क्या है, यहाँ पे फेडरलिज्म फॉलो होता है। आ जाते हैं यूरोप में, जर्मनी में फॉलो होता है, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, स्पेन में, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लैंड में फेडरलिज्म फॉलो नहीं होता, इंग्लैंड का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, ओके। यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका है, और ये यूएई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूथोपिया है, नाइजीरिया है, मलेशिया है, ठीक है। ये सारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ सभी पे क्या फॉलो होता है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पे क्या की गई है, पावर्स को शेयर किया गया है डिफरेंट लेवल पे, पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल, सभी लेवल पे सबको पावर दी गई है कि वो एंजॉय करें। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आया है। फेडरलिज्म पावर शेयरिंग के ही बारे में बात करता है, कैसे स्टेट और सेंट्रल के पास पावर डिवाइड होती हैं, कैसे स्टेट अपनी खुद की पावर एंजॉय करता है, कैसे सेंट्रल अपनी खुद की पावर एंजॉय करता है, और कैसे कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी है कि क्योंकि स्टेट भी चाहते हैं, इंडिया में 28 स्टेट है, 28 स्टेट अपनी पुलिस फोर्स रख सकते हैं, पुलिस उनके कंट्रोल में होती है। आर्मी और आर्म फोर्स का कंट्रोल उनके रखने बस की बात नहीं है, क्योंकि फिर वो एक एक स्टेट के लिए कैसे काम करेगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैटर करेंगी।
तो यहाँ पे लिखा है देयर आर ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड 193 कंट्रीज हैव अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, देयर सिटीजन मेक अप 40% ऑफ। लेकिन भले ही ये केवल 25 हैं, आप कहोगे 25 इंटू 1/93 इंटू 100 सर परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत कम आएगा। सवाल ये नहीं कंट्री का परसेंटेज कम आता है, सवाल ये है कि इस कंट्री में रहने वाले सिटीजन 40% हैं, क्योंकि जहां पे इंडिया आ गया तो अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गया। फिर मान लीजिए चाइना है पैरेलल में, चाइना फॉलो नहीं करता, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ब्राज़ील और अर्जेंटीना के पास है, ये फॉलो करते हैं। पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका फॉलो कर लेता है, थोड़ा बहुत छोड़ के। तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए की पॉपुलेशन ठीक ठाक है, ऑस्ट्रेलिया की उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी 40% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन यही सारी कंट्रीज कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्री वर्ल्ड आर फेडरेशंस। तो जितनी बड़ी कंट्रीज हैं वो आपको मिलेंगी, एक्सेप्शन में केवल चाइना मिलेगा कि चाइना एक बड़ी कंट्री है बट वो फेडरेशन वाले रूल को फॉलो नहीं करता, उनका सिस्टम थोड़ा अलग है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर है वहां पे। चलिए, इन दिस सेंस फेडरेशन आर कॉन्ट्रैक्ट विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि यूनिटरी सिस्टम की बात करें अगर, तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या अगर सब यूनिट्स या सबऑर्डिनेट हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना मानेंगी, जैसा बेल्जियम में अर्लियर था। ठीक है, जैसे चाइना में होगा कि यूनिटरी सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट होंगी बट मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी और वही सारे डिसीजन लेगी, बाकी सब सबऑर्डिनेट हैं। The central government can pass on order on the province and the local government, but federal system में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं कह सकती कि ये आपको करना है, क्योंकि सबका ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होता है कि किसका क्या एरिया है, किस टॉपिक पे आप कौन सा बनाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट हैज पावर इट्स ओन फॉर विच इट्स नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन पावर है, उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फेडरलिज्म के की फीचर क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ऐसे ही फटाफट लिख देना है। देयर आर 2 और मोर लेवल। 2 तो कंफर्म है कि भाई नहीं होगा तो फेडरलिज्म कैसे होगा, सेंट्रल स्टेट तो होगा, इसके साथ साथ लोकल भी हो सकता है, बेल्जियम की तरह कम्युनिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि लोकल दे दीजिए, कम्युनिटी दे दीजिए। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गिवन गवर्न द सेम सिटीजन। अच्छा, ये नहीं है कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट है तो अलग लोगों पे रूल करेगी, लोकल है नहीं, कंट्री के पीपल वही हैं, लेकिन हर एक गवर्नमेंट की अपनी पावर है, अपना क्राइटेरिया है, वो उसी क्राइटेरिया और पावर में पब्लिक के लिए काम करेंगे। तो सेम सिटीजन ईच टायर हैज ओन ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि किस किस चीज़ों पे ये लॉ बना सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कंट्री के बॉर्डर लाइन से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड लॉ नहीं बना सकती है, मिलिट्री रिलेटेड लॉ नहीं बनाएगी, क्योंकि लगभग में देखिए हर जगह लिस्ट होती है। जैसे एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इंडिया में फिलहाल तो ये लिस्ट होती है, जिसमें यहाँ पे केंद्र सरकार रूल बनाती है, केंद्र सरकार इस पे केवल रूल बनाएगी, इस पे केवल राज्य सरकारें रूल बनाएंगी, और इस पे सेंट्रल और इसमें जो टॉपिक्स आएंगे इस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर रूल्स बनाते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो दोनों के कोऑपरेशन से चलेगा। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन में क्लियर मेंशन है कि किसको कितनी कमाई जाएगी, कोई चीज़ बिकती है तो कितना सेंट्रल के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्लियर है कि कौन सा विभाग राज्य सरकार का है, कौन सा विभाग केंद्र सरकार का है, कौन से ऑफिसर्स का कहाँ पे अपॉइंटमेंट करना है। तो ये लगभग में क्लियर होता है, ये फेडरलिज्म में बहुत ही क्लियर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होता है। फिर देखिए, द जुरिडिक्शन ऑफ इररिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। और अगर कोई इसको एक्सप्लॉइट करता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है कि ये इस राज्य सरकार की पावर है, इसमें केंद्र कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, तो वो उसके लिए केस कर सकता है। अब मान लीजिए कि कभी ऐसा हो गया कि
तो क्या होगा, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर बढ़ाना चाहती है तो वह ऐसे नहीं बढ़ा सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है। और क्योंकि ऐसा मुद्दा है जो स्टेट और सेंट्रल दोनों से रिलेटेड है, तो वो सरकार क्या करेगी, उस सरकार को स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोनों मिलके सच थिंग्स रिक्वायर बोथ ऑफ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्री ऑन दैट, ओनली देन एंड देन इट कैन बी चेंज, अदरवाइज इट वोंट चेंज। तो अगर किसी स्टेट से रिलेटेड रूल बदलना है तो उस स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम पार्टी की सरकार हो तो ही ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट। देखिए भाई, कोर्ट का काम क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो एम्पायर है। वो क्या है, एम्पायर है। मान लीजिए कि कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके इस राइट्स का वायलेट किया है, तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा रिटर्न है, उसको इंटरप्रिटेट करेगी, उसको मतलब एक्सप्लेन करेगी और फिर पाएगी और बताएगी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट गलत है, स्टेट गवर्नमेंट गलत है। अगर गलत जो भी पाएगा उसको अपने सारे राइट डिसीजन वापस लेने पड़ेंगे। ठीक है। सो द पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज अ एम्पायर टू डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू हो, स्टेट गवर्नमेंट का इशू हो, सेंट्रल स्टेट हो, स्टेट टू स्टेट हो, ये सबकी सीमाएं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती हैं, क्योंकि डिस्प्यूट होना तय है। सभी लोग पावर का मिसयूज थोड़ा बहुत जरूर करते हैं, तो वहां से पता चले कि नहीं आपकी यही है अथॉरिटी, ये जुरिडिक्शन एरिया है, आप इन मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी जुरिडिक्शन एरिया से बाहर नहीं जा सकते। ओके, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भाई, देखिए टैक्स आता है, टैक्स ही सरकार की मेन कमाई है, और इसके अलावा भी अदर कमाई के सोर्स है, क्योंकि सरकार कमाएगी नहीं, पैसे नहीं आएंगे तो काम कैसे करेगी। तो ये क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटर्न है कि कितना हिस्सा आपको मिलेगा और कितना हिस्सा इनको जाएगा, ताकि बाद में पैसे को लेके इतना ज़्यादा झगड़ा ना रहे कि हमको कम पैसे मिले, हमको कम ज़्यादा मिले इस स्टेट को, तो ऐसे दिक्कतें ना आए, इसलिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या इसके फीचर है सर, द फेडरल सिस्टम हैज क्लियर, ठीक है। तो यहां पे देखिए द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। क्या है डुअल ऑब्जेक्टिव, पहला तो कंट्री की यूनिटी बनी रहती है और द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। देखिए भाई, जब मिलजुल के रहेंगे स्टेट और सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट मिलके रहेंगे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे, तो पहले तो यूनिटी बनी है, क्योंकि जितने बड़े फीचर में आप रहते हैं वैसा ही आपसे कोई टकराने से डरता है, क्योंकि आप पावरफुल होते हैं। कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। अगर इंडिया के 28 स्टेट 28 कंट्री बना दी जाए तो आपस में लड़ बैठेंगे, आपस में ही बाउंड्री बन जाएगी और गन फायर, फिर मिलिट्री पे ज़्यादा खर्चा आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, डिस्प्यूट होंगे, जैसे पहले राजा महाराजा लड़ते रहते थे, अटैक करते रहते थे, कोई भी शांति जैसी व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती थी, और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहते थे, पता ही नहीं चलता था, 6 महीने बाद कोई और राजा बन गया। ठीक है, तो ये दिक्कत होती थी। दूसरा, अगर स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट होती है, फिर वो अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को देखती है कि वहाँ के लोगों की लैंग्वेज, खाना पीना और ज़रूरतें क्या हैं, फिर उसके हिसाब से रूल बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र का गुजरात से अलग होगा, आंध्रा का तमिलनाडु से अलग होगा, लोगों की ज़रूरतें अलग हैं, लोगों का रहन सहन अलग है, तो उनके हिसाब से नियम बनने चाहिए ताकि वो उसमें आसानी से ढल सके। तो ये भी काम, तो एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड बी एग्री फॉर सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि भाई इसमें हम मिलजुल के काम करेंगे। दे शुड ऑल्सो, और एक दूसरे को ट्रस्ट करना है कि जो एग्रीमेंट है वो इस एग्रीमेंट पे चलेंगे। नहीं चलेंगे तो आप पहला एक रूल तोड़ेंगे, दूसरा रूल तोड़ेगा, तीसरा रूल तोड़ेगा, और फिर घमासान मचा देंगे आप लोग। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वे होता है, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर शेयरिंग का तरीका होता है वो वैरी करता है, अलग अलग, सभी जगह सेम नहीं है, सभी कंट्रीज में सेम नहीं है। तो बेसिकली क्या है, फेडरेशन एक ग्रुप है, ठीक है, राज्यों का संघ है, राज्यों का ग्रुप है, उससे मिलकर कंट्री बनी है। बट इसमें पावर शेयरिंग क्या है, क्या सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर है? क्या हर जगह कंट्रीज में इंडिया की तरह है कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है, स्टेट गवर्नमेंट की लिमिटेड पावर है, उसको सारे मैटर्स में इंटरफेयर करने का नहीं, या कहीं और क्या सभी जगह एक जगह आज़ाद हुए फिर बाद में ऐसे पावर्स को डिवाइड किया गया, या कोई और फॉर्म है? तो बेसिकली फेडरेशन के दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, उन दो फॉर्मेट में सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें
तो अगर आप देखेंगे, और ये डिपेंड करता है किस तरह का फॉर्मेट होगा, ये स्पेशली डिपेंड करता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, कि जब ये कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पे उनकी सिचुएशन क्या थी, कैसा उनका जियोग्राफी और पॉलिटिकल कंडीशन था, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो किस तरह के फेडरेशन में बंधेंगे। जैसे अगर आप बात करें तो बेसिकली दो तरह के फेडरेशन फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा होगा, आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम भी आती है। अब पूरे कॉन्टिनेंट को एक टीम रिप्रेजेंट करती है, मतलब इतना थोड़ी हुआ कि पूरा ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, एक देश भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया उतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, अलग अलग स्टेट रहे होंगे, ठीक है। ये ऐसे 3 4 5 जो भी स्टेट रहे हों वो सब मिल के आए होंगे कि अगर हम सेपरेट रहेंगे तो हमारी पावर वीक होगी और हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे और हम आपस में भी लड़ पड़ेंगे, पूरी पॉसिबिलिटी है। तो क्यों ना हम एक साथ मिलके एक ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करें, एक हमारा डिफेंस होगा, एक हमारा फॉरेन अफेयर्स होगा जो सब कुछ डील करेगा और एक दूसरे को हेल्प भी मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ कि 3 4 स्टेट आके एक साथ मिलकर बनाते हैं, स्वेच्छा से मिलकर, स्वेच्छा से अपनी मन से एक साथ आते हैं और अपने आप को एक स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के चीजों को जो भी होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर। क्या कहते हैं? क्योंकि अपने मन से आ रहे हैं तो आप कहते हैं कमिंग टुगेदर। यहाँ पे किसी को जबरदस्ती नहीं की गई है, किसी को सेपरेट रहना रह सकता है लेकिन एक साथ रहने में फायदा है। तो इस तरह का जो फेडरेशन बना डेमोक्रेसी में, इसी को कहते हैं कमिंग टुगेदर, एक साथ मिलके परिवार बनाते हैं, देश बनाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट दैट बाई पोलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। तो अपनी आइडेंटिटी को, सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए एक साथ आते हैं और मिलके बढ़ते हैं, ठीक है। दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, क्योंकि एक साथ जब आएंगे तो इनके पास रिसोर्सेज और पावर ज्यादा होंगी। क्या होंगी? रिसोर्स भी ज्यादा होंगे, पावर भी ज्यादा होगी, तो अपनी सोवरेनिटी को और आइडेंटिटी को और स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग में नहीं, यूरोप की तरह नहीं, ठीक है। तो इस तरह के फेडरेशन से क्या बना है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कुछ अगर मैं सही हूं तो 5 से 7 राज्य हैं वहां पे। जैसे आप सुनते हैं कैलिफोर्निया, लॉस वेगस, राइट, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क सिटी है मतलब हालांकि, और सैन फ्रांसिस्को। तो ये अलग अलग स्टेट हैं जो आके मिले हैं, कमिंग टुगेदर हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब अमेरिका आजाद हुआ तो 16 ब्रिटिश कॉलोनी थी, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। इन ब्रिटिश कॉलोनीज को फ्रेंच ने मदद दी तो ये ब्रिटिश को वहां से हरा दिया। अब 16 कॉलोनी से आज इतना बड़ा, इसीलिए उसे यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम कंट्रीज को, कनाडा और नीचे मैक्सिको को छोड़ दिया जाए और कुछ कंट्रीज को, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े, कनाडा को भी पता नहीं अपना सेपरेट रहना होगा, नहीं माना होगा, नहीं तो एक मर्ज करके उन्होंने यूएसए बना दिया, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा। दिस टाइप्स ऑफ कमिंग टुगेदर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का भी एग्जाम्पल मैंने समझाया। ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें लगभग में सभी स्टेट्स को इक्वल पावर है। वहां पे सेंट्रल पावरफुल नहीं होता, वहां का प्रेसिडेंट अलग बात है, लेकिन वहां के स्टेट के मामले अलग होते हैं। तो अमेरिका के जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं, कभी कभी सेंट्रल में बैठे मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल में बैठते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, और स्टेट में बैठता है एमएलए। तो एमएलए की पावर एमपी से कम होती है, ठीक है, एमपी की पावर ज्यादा होती है। हालांकि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, स्टेट में बैठे वाले की अपनी स्टेट में पावर ज्यादा होगी, क्योंकि वो कमिंग टुगेदर हैं, एक साथ मिलके आए हैं। तो उनके हर एक स्टेट के रूल अलग होंगे, सिटीजनशिप का तरीका अलग होगा, ठीक है। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सेकेंड जो होता है, जिसमें एक लार्ज कंट्री होती है और डिसाइड करती है कि पावर्स को डिवाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स में एंड द नेशनल गवर्नमेंट में। तो ये मॉडल इंडिया का है। ये क्या है? हमारे इंडिया, भारत का मॉडल यही है। भारत में, इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में ब्रिटिशर्स के थ्रू आजादी मिली, फिर ब्रिटिश उसी तरह का गवर्नमेंट चलाते थे, ठीक है। तो इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम में भी हमने देखा, जो बेल्जियम का केस पढ़ा था चैप्टर 1 में, वो किस सब के एग्जाम्पल थे? होल्डिंग टुगेदर, क्योंकि पहले बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल थी, फिर उन्होंने सारी पावर स्टेट में डिवाइड कर दी और कुछ हक अपने पास रखा। हालांकि तरीका दोनों का अलग है, बट इसी तरह का फॉर्मेशन है।
जिसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि इसके पास फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड, डिफेंस और कई सारे मामलों पे ज़्यादा राइट्स होते हैं राज्य सरकार से। राज्य सरकारों को राज्य के अंदर की चीज़ों के लिए पावर दिया जाता है, उसमें केंद्र इंटरफेयर नहीं करती है किसी भी तरह से। कुछ अधिकार राज्य सरकारों को ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। और ये भी नहीं है कि सभी राज्यों को, ऑल द स्टेट डजंट हैव इक्वल पावर। अगर जैसे स्टेट वाइज डिवाइड भी किया गया है तो क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन वाइज भी ज़्यादा होता है, और कुछ राज्यों को तो स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाता है। सो दे गेट स्पेशल पावर्स, लाइक जम्मू एंड कश्मीर थे यूनियन टेरिटरीज। जैसे यहाँ पे क्या होती है, यूटीज भी तो होती है, यूनियन टेरिटरीज। इसको सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है इसकी सारी की सारी कमांडिंग पावर। तो फिर यहाँ एलजी आते हैं और वहाँ पे कोई नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे भी जम्मू कश्मीर की रिगार्डिंग एक बिल पास किया गया, उस बिल में पहले 107 सीट्स थी विधानसभा में, वहाँ पे 114 कर दी गई। और ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये विधानसभा रहेगी लेकिन फिर भी इलेक्शंस जो वहाँ पे मेन होगा वो यूनियन टेरिटरी बन गई है जम्मू कश्मीर। तो जब यूनियन टेरिटरी बन गई है तो यहाँ पे लगभग ये पूरी की पूरी किसके हाथ में रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। यहाँ आम चुनाव जैसे होते हैं यूपी वगैरह में, उस तरह की स्टेट गवर्नमेंट चुनी नहीं जा सकती है, उस तरह की पावर नहीं रखेगी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यूटी बनने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा पावर रहती है वहाँ पे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी की पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो चिल्ला भले लें, बट केजरीवाल जी की पावर लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये यूटी है और यूनियन टेरिटरीज में पावर्स को लिमिटेड किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो एक क्या हो गया, होल्डिंग टुगेदर। इंडिया में कैसा चलता है बाबू, याद रखना, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर में क्या फ़र्क होता है, एक बेसिक? तो सर होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर का बेसिक फ़र्क यही है कि कमिंग टुगेदर में स्टेट अपनी स्वेच्छा से आते हैं, जुट के मिलते हैं, और यहाँ पे स्टेट के पास लगभग में इक्वल पावर होती है। क्या होती है? इक्वल पावर होती है। सेंट्रल पावरफुल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वही होल्डिंग टुगेदर में कोई भी बिग कंट्री होती है वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट द पावर इन द स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूट द पावर इन स्टेट। बट सो सेंट्रल इज मोर पावरफुल। क्या होगा? सेंट्रल इज मोर पावरफुल। एग्जाम्पल्स आपको पता ही हैं, बेल्जियम, स्पेन एंड इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर आर द टू फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। ओके, टू फॉर्म फेडरलिज्म। बट कहने का मतलब यही है कि किसी भी तरह का फॉर्म हो, यहाँ पे एक चीज फॉलो की गई है, पावर शेयरिंग। बस ये बात अलग है कि इनकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कंट्री का फॉर्मेशन हुआ है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो दैट्स वाई यहाँ पे उनकी जो भी सिस्टम थी उसको फॉलो किया गया, जिसका जैसा सिस्टम सेटअप किया गया था उस हिसाब से यहाँ फॉलो हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एक की स्टडी करेंगे, फिर इस लेक्चर को ओवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये सामने आपके सामने कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट्स हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, समझने की कोशिश करते हैं और डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी से अवेयरनेस बढ़ेगी कि आपने कितना पढ़ा है और क्या आपको समझ में आया है। तो चलिए रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। कह रहा है, सम नेपाली सिटीजन्स वर डिस्कसिंग द प्रपोजल ऑन द एडॉप्शन ऑफ फेडरलिज्म इन देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज व्हाट सम सेड। अब राज कहता है कि आई डोंट लाइक फेडरलिज्म, मुझे फेडरलिज्म पसंद नहीं है। आई वुड लीड द रिजर्वेशन, क्योंकि इट वुड लीड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द डिफरेंट कास्ट एंड ग्रुप लाइक इंडिया। कह रहा है फिर इसमें तो वही जैसे वहाँ पे SC ST और माइनॉरिटीज के लिए सीट्स हैं, वैसे सीट रिजर्व हो जाएंगी। सरिता कहती है, आवर्स इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री, हमारी कंट्री इतनी बड़ी नहीं है। वी डोंट नीड फेडरलिज्म, क्योंकि साइज बड़ी नहीं है तो हमें नहीं लगता कि फेडरलिज्म की नीड है। बाबूलाल कहते हैं, आई एम होपफुल दैट द तराई एरियाज विल गेट मोर ऑटोनॉमी इफ दे हैव देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। तराई एरिया का मतलब जो निचले इलाके होते हैं पहाड़ों के, जो उपजाऊ इलाके होते हैं, वहां का बोल रहा है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा है
तो वो अपना स्टेट गवर्नमेंट पा जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोनॉमी का मतलब उनको पावर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जिसकी मेजॉरिटी रहेगी उसको पावर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि पावर शेयरिंग इसी बिहाफ पे हो जाएगी। राम गणेश ने कहा कि आई लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट पावर दैट वर अर्लियर इंजॉयड बाय द किंग, जो किंग एंजॉय करता था अब वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट करेंगे, जिनको हम चुनेंगे रादर देन किंग। चलिए अब आप बताइए, अगर आप पार्टिसिपेटिंग होते इस कन्वर्सेशन में तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता हर एक के लिए? विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेडरलिज्म इज, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसकी कोई बात नहीं है, ये तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। बट ऊपर के सवालों के जवाब थोड़े से डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैं राज की बात करूं तो आई डोंट लाइक फेडरलिज्म रिजर्वेशन देगा, तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच गलत है। SC ST या जो भी वहां पे नेपाल में कम्युनिटी होंगी, जो भी पिछड़ी जातियां जनजातियां होंगी, आखिर वो पावर उनको मिलेगी नहीं तो वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे? मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो उनका तो पिछड़ापन बना रहेगा। उनको अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मिला, पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला, तो अपने लिए कुछ तो करेंगे। दूसरा है सरिता। सरिता के देखिए, बेल्जियम तो इनसे छोटी कंट्री है नेपाल से, बट बेल्जियम ने जब पावर शेयरिंग फॉलो कर ली फेडरलिज्म, तो नेपाल में क्या रखा है? नेपाल का तो एथनिक कॉम्पोजिशन इंडिया और नेपालीज और पहाड़ीज मिक्स है, ठीक है। तो ये भी एक गलत थॉट है। यहां पे कह रहे हैं कि एरियाज गेट मोर ऑटोनॉमी इफ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। देखिए वैसे तो हर को जब एरिया जब बांटा जाएगा तो लगभग में सभी स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। अब डिपेंड करता है, अब कमिंग टुगेदर तो हो नहीं सकते नेपाल में, क्योंकि ऑलरेडी किंग थे। तो नेपाल वैसे भी होल्डिंग टुगेदर वाली पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। नेपाल में अगर होगा तो ये होल्डिंग टुगेदर में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी किंग रूल रहा है, तो वैसे भी यूनिट है, कोई स्टेट अलग अलग तो है नहीं, तो होल्डिंग टुगेदर में जाएगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जब पावर शेयरिंग की जा रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा बायस ना हो, किसी एक को बहुत ज़्यादा प्रेफर ना करें, बट थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी स्टेट की ऑटोनॉमी, तो ठीक है ना, जिसकी स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ 28 स्टेट है, तो क्या कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट को दबदबा करता है? नहीं ना। आपने कभी देखा है क्या कि यूपी ने बिहार को दबा दिया? नहीं, सबके अपने इंटरनल मैटर हैं और अपने इंटरनल मैटर में ही वो उलझे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कभी दो स्टेट्स के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा, एक दो जगहों को छोड़ दूं तो मैंने अभी गुजरात महाराष्ट्र में नहीं देखा, तो वही थोड़ा सा कर्नाटका और तमिलनाडु का सुनने को मिलता है कुछ पानी को लेके। बाकी कोई झगड़ा मैंने ऐसा देखा नहीं है कि जहां दो स्टेट के लोग आपस में लड़ गए हों। कभी झारखंड छत्तीसगढ़ को लड़ते नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो कोई डिस्प्यूट ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा डोमिनेंट कोई स्टेट कर जाएगा, ठीक है। तो मुझे राम गणेश की बात सही लगती है कि एटलीस्ट वो जो होगा वो किंग ना हो के हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम चूज करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन तो रहेगा। किंग को तो बदल नहीं सकते ना, किंग तो किंग की फैमिली से आएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी थॉट्स आपके थोड़े यहाँ पे हो सकते हैं, आपके अपने थॉट्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बोला, हम ये पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या ऐसी चीज़ है, ऐसी क्या खास बात है इंडिया में कि इंडिया को फेडरल हमें कहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, ईमानदारी से। हमारा काम है बढ़ाना, वो हमने अच्छे से किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।